बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको पैराडाइज कॉलेज शकरगढ़ की तरफ से वेलकम कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामने स्पीड और वेलोसिटी पर बात करेंगे और वेलोसिटी की टाइप्स हैं जो बुक में आपके दी हैं उन पे बात करेंगे। आज का जो लेक्चर है मुमकिन है कि ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन ना कभी बने, लेकिन इसके अंदर छोटे छोटे पॉइंट्स, छोटी छोटी टर्म्स, एमसीक्यूज वो बहुत सारे निकलेंगे, तो हम इसको ब्रेक करके चलेंगे। तो आइए सबसे पहले फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं कि स्पीड और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करें। आइए, स्पीड, आपके सामने स्पीड की डेफिनेशन मैंने बोर्ड पे लिख दी है कि बॉडी कितना डिस्टेंस कवर करता है इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में बॉडी का कवर किया गया डिस्टेंस, ये उसकी स्पीड कहलाता है। लेकिन आप अगर इसे मोर बेटर सेंस में देखना चाहते हैं तो इन यूनिट टाइम की बजाय मैं पर यूनिट टाइम लिख देता हूं, ये ज्यादा बेहतर है। वैसे आमतौर पर बुक में भी इन यूनिट टाइम ही लिखा है। तो बॉडी कितना डिस्टेंस कवर करता है टाइम के लिहाज से, ये उसकी स्पीड कहलाती है। आइए इसका फॉर्मूला लिखते हैं। दिस इंप्लाइज दैट स्पीड इक्वल होती है इस रेशो के, बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है कितने टाइम में। देखिए बेटा, मैं आपके सामने एक मिसाल बताता हूं कि एक बाइक वाला आदमी शकरगढ़ से नारोवाल तक 50 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है और उसको लगते हैं 50 मिनट, ठीक है। और दूसरी तरफ एक कार में एक शख्स है, वो यही 50 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है और उसको लगते हैं 30 मिनट्स। तो आप बताइए दोनों में स्पीड किसकी ज़्यादा होगी? हालांकि डिस्टेंस तो दोनों ने एक जितना कवर किया, तो आप कहेंगे जिसको टाइम कम लगा। यकीनन टाइम जितना कम लगेगा डिस्टेंस कवर करने में, स्पीड उतनी ज़्यादा होगी। मैं आपके सामने एक छोटी सी मिसाल रखता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल कहा जाता है एक बॉडी की स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हर सेकेंड में वो 10 मीटर कवर करता है, ठीक है। तो टाइम के लिहाज से बॉडी कितना डिस्टेंस कवर करता है, ये उसकी स्पीड होती है। जैसे बाइक का या कार का स्पीडोमीटर होता है, तो आप देखते हैं कि उस पर स्पीड की वैल्यू आपको बताई जा रही है कि इस वक्त इतनी स्पीड है, इस वक्त इतनी स्पीड है, ठीक है। तो पर सेकंड कितना डिस्टेंस वो कवर कर रहा है, तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बहरहाल बेटा, स्पीड के बारे में मजीद हम बात करते हैं कि स्पीड बेसिकली एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो इसके बारे में मजीद हम ये लिखेंगे, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि डिस्टेंस खुद एक स्केलर क्वांटिटी है, एंड इट्स एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। तो डिस्टेंस का यूनिट मीटर है, टाइम का सेकेंड है। तो ये तो हुई स्पीड। अब हम चलते हैं वेलोसिटी की तरफ। वेलोसिटी की पहले डेफिनेशन में लिख लूं, फिर इसे समझाते हैं। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये बॉडी की वेलोसिटी है। बच्चों, आप एक बात को देखिए, जब एक बॉडी मूव करता है तो यकीनन उसका डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है। आपको डिस्प्लेसमेंट वाली लेक्चर में ये बात बताई थी कि बॉडी जब अपनी पोजीशन चेंज करता है तो चेंज इन पोजीशन उसका डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। तो एक्चुअली ये बता रहा है कि टाइम के लिहाज से बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना चेंज हो रहा है, ये कहलाती है वेलोसिटी। अच्छा, फिर इन दोनों में फ़र्क क्या हुआ? तो ये फ़र्क भी बताते हैं। पहले इसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिख लें कि वेलोसिटी को v से शो किया जाता है, इसके ऊपर एरो, और ये इक्वल है बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट चेंज किया, चेंज के लिए मैं डेल्टा यूज़ कर रहा हूँ, और उसको कितना टाइम लगा, ये रेशो। तो डिस्प्लेसमेंट चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। एसआई यूनिट इसका भी मीटर पर सेकंड है। और अब
इन दोनों में बुनियादी फ़र्क क्या है? आइए एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं कि इन दोनों में एक बुनियादी फ़र्क क्या है। आपने इस पे गौर करना है कि फ़र्ज़ करें आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रहे हैं और आपने इस पाथ को फॉलो किया, जिस पाथ को मैं ऐसे करके बना रहा हूँ, और फ़र्ज़ करें कि बॉडी को इस टोटल डिस्टेंस को कवर करने जो बॉडी ने डिस्टेंस टोटल कवर किया उसकी वैल्यू है, फ़र्ज़ कर लें 5000 मीटर। ठीक है, 5000 मीटर उसका डिस्टेंस है। तो क्या इस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट भी 5000 मीटर होगा? तो आप जानते हैं डिस्प्लेसमेंट तो दो पॉइंट्स के दरमियान फिक्स शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन ए गिवन डायरेक्शन। तो हो सकता है कि इसके डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो हो सकता है कि 3000 मीटर बने। अब आप मुझे बताइए कि इस दोनों के केस में अगर मैं ये कह दूं कि टाइम लगा 1 आवर, 1 घंटा, यानी कि 3600 सेकेंड्स, 3600 सेकेंड, तो बताइए 3600 सेकेंड में बॉडी ने 5000 मीटर डिस्टेंस कवर किया है लेकिन डिस्प्लेसमेंट उसका 3000 मीटर है। तो बताइए क्या स्पीड और वेलोसिटी की मेजरमेंट सेम होगी? आप ऑफ कोर्स नहीं होगी। तो याद रखें कि यहाँ पे स्पीड ज़्यादा होगी और वेलोसिटी कम होगी। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, इसको मैं एक एमसीक्यू की शक्ल में लिख लूँ। दिस इम्प्लाइज दैट, ये आपका एक एमसीक्यू है, इफ a body moves along a straight path, अगर एक बॉडी स्ट्रेट पाथ पे मूव करता है, मान लीजिए कि आइडियल केस में बॉडी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक इसी रास्ते पे गया, उसका पाथ चेंज नहीं हुआ, पाथ उसका स्ट्रेट है, बिल्कुल स्ट्रेट है, इसका डिस्टेंस है फर्ज कर लें 100 मीटर, तो यकीनन डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड वो भी 100 मीटर होगी। लेकिन बेटा अब बताइए जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू सेम होगी तो फिर वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड ये स्पीड के बराबर होगी, लेकिन कभी भी दोनों क्वांटिटीज बराबर नहीं हो सकती। आप ये नहीं कहेंगे कि वेलोसिटी स्पीड के बराबर हो गई। क्यों? इसको समझ लीजिए। उसके लिए बेटा ये है कि जब हम वेलोसिटी की बात करेंगे तो हम सिर्फ उसकी मेजरमेंट नहीं लेंगे, यानी हम चलें इस मिसाल को हल कर लेते हैं कि इस दौरान फ़र्ज़ करें टाइम लगा 10 सेकेंड, तो अगर हम स्पीड निकालें तो वो भी आएगी 100/10, 10 मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड भी आएगी 10 मीटर पर सेकेंड। ये बात तो ठीक है, लेकिन वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो जब वेलोसिटी की बात करनी है तो हमने ये भी बताना है कि ए से बी की तरफ इस पाथ के अलोंग वेलोसिटी है। लेकिन जब स्पीड की बात करनी है तो आपने जस्ट इस लेंथ को लेना है और उसको टाइम पे डिवाइड कर देना है। मीन्स के जब वेलोसिटी की बात करेंगे तो आप बताएंगे किसके अलोंग, यानी आप पाथ बताएंगे कि ए से बी है, बी से ए है। तो जब भी वेलोसिटी की बात की जाती है तो सिर्फ मेजरमेंट नहीं ली जाती बल्कि उसकी डायरेक्शन भी बताई जाती है। सो इम्प्लाइज दैट कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वेलोसिटी और स्पीड बराबर हो जाएं क्वांटिटी के तौर पर, ये सिर्फ इनकी मैग्नीट्यूड बराबर होती है। यानी वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड स्पीड के कब बराबर हुई, ये आपको एमसीक्यू क्लियर हो जाना चाहिए कि जब पाथ स्ट्रेट हो। अच्छा, दूसरी बात मैं आपके सामने रख चुका हूं, वो ये है, इस मिसाल को देखिए। अगर पाथ स्ट्रेट नहीं है तो फिर स्पीड की वैल्यू हमेशा वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड से ग्रेटर होती है। जैसे यहाँ देखा, स्पीड बन रही है 5000 मीटर डिवाइडेड बाय 3600 सेकेंड, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड बनेगी 3000 मीटर डिवाइडेड बाय 3600 सेकेंड। तो आप देखेंगे कि स्ट्रेट पाथ के अलावा हमेशा स्पीड
ज़्यादा होगी वेलोसिटी कम होगी। तो 2 पॉइंट्स हो गए। तीसरे और लास्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, फिर हम इसके अगले शॉर्ट क्वेश्चंस में दाखिल हो जाएंगे। एक ये भी आपका एमसीक्यू है। अगर हम क्लोज पाथ ले लें, मिसाल है कि फर्ज करें हम चले पॉइंट ए से पॉइंट बी तक और डिस्टेंस है 10 मीटर, बी से सी तक मज़ीद किया 10 मीटर और सी से इस तरह से वापस आ गए और ये डिस्टेंस है 15 मीटर। तो आप मुझे ये बताइए, फ़र्ज़ करें ए से ए पर आने में टोटल टाइम लगा, चले ए से बी तक का टाइम था फ़र्ज़ कर लें 1 सेकेंड, ये टाइम भी था 1 सेकेंड और ये टाइम था 2 सेकेंड्स। तो बताइए टोटल स्पीड बॉडी की आपने स्पीड फाइंड करनी है कि वो कितनी थी ए से सी तक आने में, एवरेज स्पीड जिसे कहेंगे। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, 10 + 10 20, 20 + 15 35 मीटर। तो आपने देखा डिस्टेंस है 35 मीटर और टाइम कितने सेकंड है, 1 2 एंड 4 सेकंड। तो आप इसकी स्पीड को यकीनन कैलकुलेट करेंगे, वो जितनी भी आएगी 35/4 करके ये इसकी स्पीड आ जाएगी। लेकिन आप मुझे ये बताइए इस केस में वेलोसिटी क्या होगी। तो बेटा आप ये बात जानते हैं कि क्लोज पाथ में जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाता है, 0। तो जब डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो वेलोसिटी जो है वो 0 आ जाएगी, नल वेक्टर आ जाएगी, मीन्स के वेलोसिटी 0 हो गई। तो याद रखें क्लोज पाथ में जब डिस्प्लेसमेंट टोटल 0 हो जाता है तो टोटल वेलोसिटी भी 0 हो जाती है। तो इन तीनों को आपस में जब हमने रिलेट किया तो एक बात समझ आई, स्ट्रेट पाथ पे दोनों की मैग्नीट्यूड बराबर होती है। स्ट्रेट पाथ के अलावा वेलोसिटी हमेशा कम होती है स्पीड से मैग्नीट्यूड में, और तीसरा क्लोज पाथ के अंदर वेलोसिटी हमेशा 0 हो जाती है। तो आइए इस पॉइंट को लिखते हैं, फॉर एनी क्लोज पाथ वेलोसिटी विल बिकम 0। तो बेटा किसी भी क्लोज पाथ पर वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो ये 3 पॉइंट्स और साथ में ये 2 डेफिनेशंस, ये आपकी पहले हिस्सा इसका कंप्लीट हुआ। अब चूंकि आपकी बुक में वेलोसिटी को ही एक्सप्लेन किया गया है तो हम वेलोसिटी को ही तरतीब से एक्सप्लेन करेंगे आपके सामने। जी डियर स्टूडेंट्स, आपने अभी एक बात को देखा कि वेलोसिटी जब भी बताई जाएगी तो आपको डायरेक्शन बतानी पड़ेगी, क्योंकि वेलोसिटी हमेशा डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल होती है और जिस तरफ बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा उस तरफ उसकी वेलोसिटी होगी। लेकिन स्पीड के केस में कोई डायरेक्शन नहीं है, स्पीड में जस्ट मेजरमेंट की जाएगी। तो ये तो इन दोनों के दरमियान बुनियादी फ़र्क था। फिर हमने क्या देखा कि स्ट्रेट लाइन मोशन में वेलोसिटी और स्पीड की मैग्नीट्यूड बराबर होती है, यानी वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड स्पीड के बराबर होती है। अगर बॉडी का पाथ स्ट्रेट नहीं है तो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड स्पीड से हमेशा कम होगी, और अगर क्लोज पाथ है तो फिर यकीनन वेलोसिटी 0 हो जाएगी, लेकिन स्पीड कभी भी 0 नहीं होगी, ठीक है ना। स्पीड तो लेंथ ऑफ डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम के साथ आती है। मीन्स कि अगर एक बॉडी क्लोज पाथ 2 दफ़ा रिपीट करता है तो उसका डिस्टेंस डबल हो जाएगा, समझ गए ना। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि क्लोज पाथ में जिस तरह के डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया था टोटल, इसी तरह टोटल उसकी यानी उसकी जो एवरेज वेलोसिटी है वो भी 0 हो जाएगी। तो अब इन सारी चीज़ों को जब हम तोड़ के पढ़ेंगे वेलोसिटी की टाइप्स में तो आपको इन चीज़ों का पता लगेगा। हम सादा केस लेंगे कि जिस केस में आप स्पीड और वेलोसिटी दोनों पे ये टाइप्स को अप्लाई कर सकें। तो आइए टाइप्स के ऊपर बात करते हैं कि वेलोसिटी की टाइप्स कौन कौन सी हैं। जी बच्चों, ये 4 टाइप्स हैं जिसको आपने अंडरस्टैंड करना है, और आपकी सहूलत के लिए हम केस ऐसा ले लेते हैं कि जिसमें आप स्पीड के ऊपर भी इन चारों टाइप्स को समझ सकें।
ठीक है। वैसे तो हम इसको वेलोसिटी के लिहाज के की इन 4 टाइप्स को डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन इसी तरह स्पीड की भी टाइप्स, यूनिफॉर्म स्पीड, वेरिएबल, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। तो फिर हम आपको समझाने की गर्ज से ऐसा केस लेते हैं कि जिसमें दोनों पर बात आसानी से आप समझ सकें। तो चलिए स्ट्रेट लाइन मोशन पे बात कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी की डेफिनेशन को लिखते हैं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, बेटा यूनिफॉर्म का लिटरेरी मीनिंग है यकसां, एक जैसा, जिसमें कोई तब्दीली ना आए, वो यूनिफॉर्म है। चलिए इस एग्जाम्पल से पहले गौर कर लें कि फर्ज करें कि बॉडी का पाथ है ये स्ट्रेट। पाथ कैसा भी ले सकते थे आप, P से Q। बॉडी ने अपनी लाइन ऑफ एक्शन को नहीं छोड़ा। फर्ज करें कि 1 सेकंड जब गुजरा ना, यानी जब टाइम गुजरा 1 सेकंड, तो बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया। ये मैं इसको एरो भी दे रहा हूं छोटा सा। बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, फर्ज कर लें 2 मीटर। तो आपने देखा 1 सेकंड गुजरने पे डिस्प्लेसमेंट कवर किया 2 मीटर इस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन भी बताई गई है। अब अगर बेटा अगले सेकंड में, यानी मजीद 1 सेकंड गुजरने पर, अगर उसका डिस्प्लेसमेंट फिर 2 मीटर है उसी डायरेक्शन में, और उसके बाद फिर 1 सेकंड गुजरा और बॉडी ने फिर कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, 2 मीटर। तो आप देख रहे हैं अगर इसी तरह सिलसिला चलता रहे कि हर सेकंड में वो 2 मीटर ही कवर करे और इस तरह वो अपनी मंजिल पे पहुंच जाए, फर्ज कर लें, तो आप देख रहे हैं कि हर सेकंड में वो एक जितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है और उसकी डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही। तो आप क्या कहेंगे, इसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म थी, यानी उसने टाइम के लिहाज से इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर किया। जैसे 1 सेकंड में 2 मीटर, फिर 1 सेकंड में 2 मीटर उसी डायरेक्शन में, 1 सेकंड में 2 मीटर एंड सो ऑन। तो आप उम्मीद है कि बात समझ गए होंगे कि वेलोसिटी यूनिफॉर्म तब होती है जब कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करे इक्वल टाइम में, यानी इक्वल टाइम इंटरवल्स में, तो उसकी वेलोसिटी होती है यूनिफॉर्म। ठीक है। जी बेटा, इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल्स, जैसे यहां पे देखा हर सेकंड में 2 मीटर और इसी तरह अगर चलता रहे तो उसकी वेलोसिटी होगी यूनिफॉर्म। हम एक और एग्जांपल देखते हैं। देखें, मैं आपको बता चुका हूं कि हम स्ट्रेट लाइन पे बात इसलिए कर रहे हैं ताकि आप आसानी हो, वरना पाथ जैसा मर्जी आप ले सकते हैं, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में बस ये होगा कि आप जो स्पीड के ऊपर भी उसी तरह से बात कर सकेंगे जिस तरह वेलोसिटी पे बात की है। स्ट्रेट पाथ के अलावा फिर हमें थोड़ा उसमें चेंज करना पड़ेगा, जो हम पहली शुरू की डिस्कशन में बात कर चुके हैं। आइए अब हम इसी मिसाल को लेते हैं। बॉडी का पाथ उसी तरह P से Q तक है। अब बॉडी ने अपने लाइन ऑफ एक्शन को नहीं चेंज करना, वो सीधे पाथ पर ही मूव कर रहा है। लेकिन हमने देखा कि जब टाइम गुजरा 1 सेकेंड, पहले सेकंड में बॉडी ने कवर किया 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट इस तरफ को, जिधर को एरो दिखाया है। लेकिन क्या हुआ कि अगले सेकंड में, यानी जब नेक्स्ट सेकंड गुजरा, तो बॉडी ने कवर किया 3 मीटर डिस्प्लेसमेंट इसी तरफ। फिर क्या हुआ, फिर 1 सेकंड गुजरा तो बॉडी ने कवर किया 5 मीटर। फिर 1 सेकंड गुजरा तो उसने किया 1 मीटर, यानी रफ्तार उसकी कम हो गई। आप एक चीज नोट कर रहे हैं कि किसी सेकंड में ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कम कर रहा है, किसी में ज्यादा कर रहा है, किसी में और ज्यादा कर रहा है, किसी में फिर और कम कर रहा है। तो आप क्या देख रहे हैं कि बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स कवर नहीं कर रहा टाइम के लिहाज से, यानी
किसी सेकंड में ज़्यादा, किसी में कम, तो आप कहेंगे कि अब वेलोसिटी उसकी यूनिफॉर्म नहीं बल्कि वेरिएबल है। तो आइए वेरिएबल वेलोसिटी की या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या हुई? जी बेटा, तो वेलोसिटी वेरिएबल होगी अगर इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर ना किया जाए। अब चूंकि स्ट्रेट लाइन मोशन पर बात तो बड़ी सिंपली हम करके, अगर मोशन स्ट्रेट लाइन ना होती तो फिर स्पीड तो यूनिफॉर्म यकीनन फिर भी हो सकती थी, लेकिन वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं होती क्योंकि डायरेक्शन के बदलने से डिस्प्लेसमेंट बदल जाता है। ठीक है, तो ये एक हम सिंपल केस पे बात कर रहे हैं, अगले आर्टिकल्स में हम इनको अलग अलग कर भी लिया करेंगे। तो आपने देखा कि अगर बॉडी इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं करता तो फिर वेलोसिटी होगी वेरिएबल। तो नंबर 3 पे चलते हैं, एवरेज। अच्छा, एवरेज के बारे में एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको बेटा बता दूं कि हम डिफरेंट क्वांटिटीज़ में एवरेज तब लेते हैं जब हमारा केस वेरिएबल का हो। यूनिफॉर्म के केस में एवरेज की कभी भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। बेटा, एवरेज की ज़रूरत हमेशा वेरिएबल के केस में पड़ती है। अगर कोई चीज़ यूनिफॉर्म है तो उसमें एवरेज नहीं लेते। एवरेज हमेशा तब लेते हैं जब वैल्यूज़ में उतार चढ़ाव आ रहे हों। मसलन एक बच्चा है, वो हर सब्जेक्ट में एक जितने नंबर लेता है तो उसकी एवरेज वही आएगी जो उसके पर सब्जेक्ट नंबर आ रहे हैं। मसलन फिज़िक्स में उसके 80 हैं और बाकी सब्जेक्ट्स में भी 80 ही आ रहे हैं, तो एवरेज उसकी 80 ही आएगी। और एवरेज लेने का तरीका क्या है? आप टोटल वैल्यू को जमा कर लें और टोटल तादाद पे डिवाइड कर दें। जैसे पहले मैं इस डेफिनेशन को अब लिख लूँ, फिर आपको इसकी एग्जांपल बताऊंगा कि एवरेज ली कैसे जाती है। एवरेज वेलोसिटी डेफिनेशन है, ये रेशो है किसकी? टोटल बॉडी ने टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया उसको डिवाइड कर देंगे टोटल टाइम पे। आइए इस मिसाल से देखते हैं कि बॉडी ने टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, 2 + 3 + 5 + 3, और फर्ज कर लें कि ये लास्ट वाला है 4 मीटर और टाइम लगा 1 सेकेंड। आप गौर करें टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 3 + 2 5, 5 + 5 10, 10 + 1 11, 11 + 4 15, तो 15 मीटर टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ और टाइम कितना लगा, 1 2 3 4 एंड 5। तो 15 डिवाइडेड बाय 5 जब आप करेंगे, 15 मीटर डिवाइडेड बाय 5 सेकेंड, तो ये आ गई 3 मीटर पर सेकेंड। तो ये आ गई एवरेज वेलोसिटी। और बेटा यहाँ पे एवरेज लेने की आपको ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि यूनिफॉर्म का केस है। आप अगर फिर भी लेना चाहें तो आप लेके देख लें, इसकी एवरेज वही 2 मीटर ही आएगी। आप फिर भी लेके देख लें, 2 + 2 4, 6 8 10 12 14 16, 16 मीटर टोटल है और टाइम है 1 2 3 4 5 6 7, टाइम है 8 सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 16 को 8 पे डिवाइड करें तो रिजल्ट आएगा 2। तो फिर याद रखिएगा कि यूनिफॉर्म के केस में एवरेज लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, एवरेज वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस के बराबर आती है। लेकिन वेरिएबल के केस में एवरेज लेनी पड़ती है। तो बेटा एवरेज इस तरह से लेते हैं कि आप टोटल डिस्प्लेसमेंट को टोटल टाइम पे डिवाइड कर दें। जी, एक तो ये तरीकाकार है, या एक तरीका फिर ये है जो हमने इससे पहले लेक्चर में भी पढ़ा था, दो वेलोसिटीज अगर हों, इफ
तो आप दोनों वेलोसिटीज़ को ऐड करके उनको 2 पे डिवाइड कर दें, ये दो वेलोसिटीज़ की एवरेज आ जाएगी और ये स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए है। इस पे अब मैं फ़िलहाल डिटेल में नहीं जा रहा, ये बात हम पहले कर चुके हैं। तो एवरेज लेने का बेटा तरीका ये है, आप टोटल डिस्प्लेसमेंट को टोटल टाइम पे डिवाइड कर दें। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, बताइए कि क्या बॉडी जब क्लोज पाथ में मूव करेगा, जहाँ से चला वहीं पे आ गया, तो क्लोज पाथ में टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0। तो फिर बताइए टोटल एवरेज वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी? यकीनन 0। तो इसके साथ एक पॉइंट है, वो भी मैं लिख लेता हूँ। फॉर एनी क्लोज पाथ द एवरेज वेलोसिटी विल बी 0। मेरे हाथ में एक बॉल है, मैं बॉल को दीवार पे मारता हूँ और बाद में कैच करता हूँ, तो जहाँ से बॉल चली वहीं पे वापस आ गई, तो उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? 0। तो फिर एवरेज वेलोसिटी भी क्या हुई? 0। इस तरह के बेशुमार केसेस हैं जिसमें एवरेज वेलोसिटी 0 आ जाएगी, तो वहाँ पे हम फिर एवरेज वेलोसिटी से बात नहीं कर सकते। क्लोज पाथ जहाँ पे बनता हो तो वहाँ हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पर डिस्कस करना पड़ता है। तो बच्चों अब जब केस इस तरह का आ जाए कि क्लोज पाथ वाला मामला बन जाए, तो फिर एवरेज वेलोसिटी नहीं ली जाती, क्योंकि एवरेज तो हर दफ़ा 0 आ जाएगी। जैसे एक आदमी शकरगढ़ से चला और वो पूरा पाकिस्तान फिर के वापस शकरगढ़ पे ही आ जाए, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट तो फिर 0 हो गया, उसी पॉइंट पे जहाँ से चला था वहाँ पे आ गया, तो टोटल उसकी एवरेज वेलोसिटी तो 0 हो गई। तो ऐसे केस में आप उसकी किस वेलोसिटी पे बात करेंगे? आप उसकी एवरेज पे बात नहीं करेंगे। तो ऐसे केस में हमें एक और डेफिनेशन को डिस्कस करना है जिसको कहा जाता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो आइए उस पे करते हैं शुरू। 2 मिनट चलाना जी ज़रा। जी डियर स्टूडेंट्स, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, देखिए बेटा लफ्ज़ इंस्टेंट का लिटरेरी मीनिंग होता है, इंस्टेंट का लफ्जी मतलब होता है लम्हा। किसी भी चीज़ की वो वैल्यू जो किसी ख़ास लम्हे पर हो, और लम्हा उस टाइम को कहते हैं, मोमेंट उस टाइम को कहते हैं जिसको जितना पॉसिबली स्मॉल आप मेजर कर सकें वो आपके लिए लम्हा है। आप मान सकते हैं कि एक सेकंड भी एक लम्हा है, लेकिन एक सेकंड से थोड़ा टाइम भी एक लम्हा हो सकता है अगर आपके लिए वो ऑब्जर्वेबल है। जैसे मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड, ये भी लम्हे हैं। तो आप जिस डिवाइस से मेजर कर रहे हैं जो ऑब्जर्वर जिसके लिहाज से बात कर रहे हैं, तो वो लम्हा उसके लिए कहते हैं स्मॉलेस्ट पॉसिबल मेजरेबल टाइम। स्मॉलेस्ट पॉसिबल मेजरेबल टाइम वो आपके लिए लम्हा है, ठीक है। तो किसी ख़ास लम्हे पर जो वैल्यू होती है वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है। वेलोसिटी पे बात बाद में करते हैं, ज़रा इंस्टेंटेनियस को समझ लीजिए। आप अगर खुले मैदान में खड़े हैं सख्त धूप में, तो आप देखते हैं कि उस वक्त टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप वहीं पे खड़े रहें और सूरज जब डूबने की तरफ चल पड़ेगा, तो आप देख रहे हैं पल पल टेम्परेचर बदल रहा था। यानी जिस पल आपने मेजर पहले किया था उस वक्त वैल्यू कुछ और थी, बाद में कुछ और है। तो आप देखते हैं कि बदलती वैल्यूज़ जब भी होंगी तो आपने देखना है कि किसी ख़ास लम्हे पर वैल्यू कितनी है, और अगर वैल्यू यूनिफॉर्म रहे तो फिर तो ना एवरेज की ज़रूरत पड़ती है और ना ही इंस्टेंटेनियस की, क्योंकि वो एवरेज और इंस्टेंटेनियस बराबर होती हैं। जैसे मैं आपको ये कहता हूँ कि फ़ैन ऑन करते हैं तो पंखे की जो एंगुलर स्पीड है वो पहले कम से ज़्यादा हो रही है और फिर वो कांस्टेंट हो जाती है। तो जब जब बदल रही थी पल पल वैल्यू आपको कम से ज़्यादा होती हुई नज़र आ रही थी। बहरहाल इंस्टेंटेनियस का लिटरेरी मीनिंग है लम्हा। चलिए अब मैं आपको एक आसान मिसाल से देता हूँ और जिससे आप क्लियर करेंगे। आप चलती बाइक पर स्पीडोमीटर को गौर से देखें तो आपको स्पीडोमीटर फ़र्ज़ करें जब आपकी नज़र उस पर पड़ी वो आपको वैल्यू दे रहा था 60 किलोमीटर फी घंटा। यानी आप अगर इसी रफ्तार से चले तो आप 1 घंटे में 60 किलोमीटर कवर करेंगे अगर इसी से चले तो। लेकिन आगे क्या देखा कि सड़क में एक खड्डा आ गया, एक जंप आ गया, तो उस सूरत में आपको स्पीड कम करनी पड़ी, तो स्पीडोमीटर फ़ौरन 60 से 40 पे आ गया।
और कम हुआ 30 पे आ गया, तो आप क्या देखते हैं कि पहले जिस लम्हे पर आपने मेजर किया था वो 60 था, फिर 40 हुआ, फिर 30 हुआ और आगे जाके ब्रेक लगाई वो 0 हो गया। तो ये जो वैल्यूज़ बदल रही थी, आपने देखा कि टाइम के लिहाज से वैल्यूज़ बदल रही थी, तो किसी खास लम्हे पर जो वैल्यू होती है वो कहलाती है इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डेफिनेशन आप क्या लिखेंगे? आइए शुरू करते हैं। और इसकी बेटा मैथमेटिकल फॉर्म, ये मैथमेटिकल फॉर्म भी डेफिनेशन ही है। आप देखें कि ये रेशो है स्मॉलेस्ट डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम की, कब? जब टाइम इंटरवल इतना स्मॉल हो कि अप्रोचेस टू ज़ीरो। अब अप्रोचेस टू ज़ीरो का मतलब है कि स्मॉलेस्ट मेजरेबल इक्वल टू ज़ीरो नहीं, बल्कि वक्त के बहुत थोड़े दौरानिए में जिसको हम मेजर कर सकते थे, उस दौरानिए में बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो उस डिस्प्लेसमेंट और टाइम की रेशो से आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालते हैं। अच्छा ज़रा इधर देखिए, मैं इसको एक मिसाल से आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि मान लीजिए कि हमारे लिए जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल टाइम है मेजरेबल वो 1 सेकेंड है। अपनी सहूलत के लिए हम 1 सेकेंड को एक लम्हा ले लेते हैं। आप में मुझे इस बात का जवाब देना है कि फ़र्ज़ करें पाथ हम अभी भी स्ट्रेट रखे हुए हैं, पाथ हम अभी भी स्ट्रेट रखे हुए हैं P से Q तक। बेटा हमने देखा कि जब बॉडी अपनी जगह पे से चला भी नहीं था तो वो एट रेस्ट था, लेकिन 1 सेकेंड गुजरा, 1 सेकेंड गुजरने पर बॉडी ने कवर किया 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में। अब बताइए अगला सेकंड गुजरा तो बॉडी ने कवर किया 3 मीटर, यानी पहले से ज्यादा। फिर 1 सेकंड गुजरा तो बॉडी ने कवर किया 5 मीटर। फिर 1 सेकंड गुजरा, उसने सिर्फ 1 मीटर कवर किया। तो आप मुझे बताइए इस लम्हे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी थी? तो आप कहेंगे 2 मीटर पर सेकंड, कि इस दौरानिए में यानी 1 सेकंड के दौरानिए में 2 मीटर उसने कवर किया। तो बताएं अब इंस्टेंटेनियस कितनी थी? तो आप कहेंगे 3 मीटर पर सेकंड। अब कितनी थी? तो आप कहेंगे 5 मीटर पर। आप देख रहे हैं पल पल वैल्यू बदल रही है, जैसे 2 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर, और यहाँ पे कितनी होगी? तो आप कहेंगे 1 मीटर पर सेकंड। यकीनन आप समझ गए होंगे बेटा कि किसी खास लम्हे पर जो वैल्यू होती है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाती है। जैसे अब मैं बताऊं आपको कि एवरेज के केस में क्लोज पाथ के केस में एवरेज तो 0 हो जाती है, लेकिन इंस्टेंटेनियस कभी भी 0 नहीं होती। इंस्टेंटेनियस तो उस लम्हे पर होती है। हाँ, यहाँ पे हम कुछ बातों को आपको रिलेट करा दें, ज़रा आपने गौर करना है। दिस इम्प्लाइज दैट इफ अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो, अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो तो इसका मतलब है उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू और एवरेज वैल्यू हमेशा बराबर होगी। लें जी, एक बात याद रखनी है कि जब यूनिफॉर्म का केस होगा तो जो इंस्टेंटेनियस होगी वही एवरेज होगी। नंबर 2, ये एक पॉइंट था आपके सामने। इफ अ बॉडी मूव्स इन ए क्लोज पाथ तो उसकी एवरेज वेलोसिटी तो 0 हो जाएगी, क्योंकि क्लोज पाथ में टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है, लेकिन उसकी इंस्टेंटेनियस कभी भी 0 नहीं होगी। आइए इसको एक मिसाल से देख लेते हैं। जैसे एक बॉडी फर्ज करें कि सर्कुलर पाथ में मूव किया, वो जिस पॉइंट से चला था वहीं पे आया, तो आपने देखा बेटा उसके
टोटल कवर पाथ को हम अगर देखें तो वो इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट, जो छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट्स का सम है वो तो ज़ीरो आएगा। ठीक है, इसका मतलब है इस केस में एवरेज वेलोसिटी तो आएगी ज़ीरो। बट आप बताएं, पहले लम्हे वेलोसिटी ज़ीरो नहीं होगी क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट कुछ ना कुछ होगा। मान लीजिए वो डेल्टा D1 है, अगला डिस्प्लेसमेंट डेल्टा D2 है, अगला डिस्प्लेसमेंट डेल्टा D3 है। इसी तरह छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट्स में आप अपने पाथ को डिवाइड करें तो आप देखते हैं कि ये छोटे छोटे वेक्टर्स मिलके रिजल्टेंट नल वेक्टर ही बनाएंगे क्योंकि पाथ आपका क्लोज है। तो आप मुझे ये बताइए कि ये टोटल जो डिस्प्लेसमेंट्स है, सॉरी जितने भी डिस्प्लेसमेंट्स हैं उसका सम तो ज़ीरो आ गया, एवरेज तो ज़ीरो है, लेकिन क्या इस लम्हे वेलोसिटी ज़ीरो है? आप कहेंगे नहीं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कभी भी ज़ीरो नहीं है क्योंकि वो लेंगे किसी खास लम्हे पर डिस्प्लेसमेंट जितना कवर किया उसको टाइम पे डिवाइड करके। तो याद रखें, क्लोज पाथ में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कभी भी ज़ीरो नहीं होती। जी प्यारे बच्चों, एक छोटी सी असाइनमेंट आपके सामने मैंने रखी है। बॉडी ए से बी पर गया, 2 मीटर कवर किया उसने स्ट्रेट लाइन पे, 1 सेकेंड उसको टाइम लगा। फिर बी से सी पे गया, फिर 1 सेकेंड लगा, पाथ आप देख रहे हैं। फिर सी से डी पे गया, 2 मीटर फिर कवर किया, टाइम लगा 1 सेकेंड। आपने एवरेज स्पीड फाइंड करनी है और एवरेज वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। उम्मीद है कि आप इसको कर लेंगे, ये आपको करने का काम दे रहा हूँ। एक और असाइनमेंट है, उसमें भी आपने देखना है। ये असाइनमेंट नंबर 1 थी। अब असाइनमेंट नंबर 2 आपको दे रहा हूँ। नंबर 2 वो बेटा इस तरह है कि एक बॉडी ने सेमी सर्कुलर पाथ मुकम्मल, सेमी सर्कुलर कहते हैं हाफ सर्कल को। चलिए मैं पहले एक सर्कल बना देता हूँ। तो ये सर्कुलर पाथ है, अगर इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लें तो ये बन जाएगा सेमी सर्कुलर पाथ। पॉइंट P से Q, ये सर्कल का सेंटर C, और यकीनन रेडियस सर्कल का R, और ये दोनों तरफ डिस्टेंस सेम होता है, आप जानते हैं R। तो ये डिस्टेंस भी R। इस असाइनमेंट को आपको हल करने में उम्मीद है प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आए तो आप वो वाला लेक्चर दोबारा देख सकते हैं, उसमें भी हमने इस पे बात की थी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वाले लेक्चर में, तो आपको वहाँ से भी खासी हेल्प मिल जाएगी। हमने बेटा ये कहना है कि बॉडी P से Q पर गया, ठीक है, और उसको P से Q तक जाने में टाइम लगा T टाइम है। तो आपने रेशो फाइंड करनी है किसकी? एवरेज स्पीड डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड मॉड में लिख रहा हूँ, ऊपर मॉड लिखने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि ये तो एक स्केलर क्वांटिटी है। तो आपने एवरेज स्पीड पहले फाइंड करनी है, फिर एवरेज वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है, और फिर दोनों को डिवाइड करना है। मैं फिर बता दूं कि इसमें आपको बिल्कुल मुश्किल नहीं आनी चाहिए। इससे मिलती जुलती बात हम, बल्कि सेमी सर्कुलर पाथ को हम डिस्प्लेसमेंट में डिस्कस कर चुके हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये 2 असाइनमेंट्स आप हल करेंगे और बहुत आसान है, आपको यकीनन मज़ा आएगा। फिर भी अगर किसी किस्म की प्रॉब्लम आए तो आप क्वेश्चंस करने की आपके पास ऑप्शन है, आप कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आपको ये वेलोसिटीज, उसकी टाइप्स, ये MCQs बहुत अच्छी तरह से समझ आए होंगे। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।